अब की बार 400 पार। जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है। इस भाव के साथ दशकों तक आगे बढ़ रही बीजेपी का ये सपना, कश्मीर अपना करने का सपना, देश का हिस्सा करने का सपना यूं ही पूरा नहीं हुआ, बल्कि 5 अगस्त 2019 के बाद भी 4 साल 4 महीने और 6 दिनों के बाद 11 दिसंबर 2023 को ये सपना पूरा हुआ। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे और बात हो रही है संकल्प 370 की। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं आर्टिकल 370 का जिक्र क्यों कर रही हूं जब बात संकल्प 370 की है। तो असल में आर्टिकल 370 और प्रधानमंत्री का संकल्प 370 एक सिक्के के दो पहलू हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, प्रभावित हैं। अब की बार 400 पार। अस्सी में निर्मित पार्टी भाजपा 1984 के आम चुनावों के दौरान जिसके पास मात्र 2 सीटें थी, अब 4 दशकों के बाद यानी कि 40 सालों के बाद 2024 में 370 के संकल्प के साथ आगे बढ़ रही है। लेकिन इस संकल्प के पीछे का फैक्टर क्या है, गणित क्या है, वो समझिए। आज देश की जनता कह रही है भ्रष्टाचार पर सख्त कार्रवाई होती रहे, इसलिए महंगाई पर लगाम लगी रहे, इसलिए देश के दुश्मनों में डर बना रहे, इसलिए निवेश और नौकरी के अवसर बढ़ते रहे, इसलिए भारत तीसरी बड़ी सबसे आर्थिक ताकत बने, इसके लिए भारत में तेजी से इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो, इसलिए आत्मनिर्भर भारत अभियान सफल हो, इसलिए करोड़ों भारतीयों को मुफ्त राशन मिलता रहे, इसलिए किसानों को सम्मान निधि मिलती रहे, 100% लाभार्थी तक तेजी से लाभ पहुंचे, इसलिए साथियों आप यहां से एक नए संकल्प के साथ अपने क्षेत्र में जाएं। अब की बार 400 पार। राम मंदिर निर्माण और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का सीधा फायदा। दो 2019 के चुनाव में कुल मतदान हुए 60.37 करोड़ वोटों में से बीजेपी को 38% वोट मिले थे। इस समय देश की आबादी में 80 से 82% हिंदू हैं और मौजूदा समय में बीजेपी को देश में हिंदुओं की कुल संख्या के आधे से भी कम वोट मिलते हैं, जिसे बीजेपी बखूबी जानती भी है। इसलिए देश में उत्तर से लेकर दक्षिण तक बीजेपी ने राम नाम का जो सेतु बांधा है और विपक्षियों ने जिस तरह से राम मंदिर उद्घाटन से किनारा किया, उसके बाद तय तौर पर बीजेपी अपने पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश कर रही है और इस माहौल के चलते हिंदू वोट प्रतिशत में इजाफा हो सकता है। विपक्ष के वोट बंटने से मिलेगा सीधा फायदा। 2019 के चुनाव में एनडीए की 353 सीटें थी। इनमें से उस समय शिवसेना की 19 सीटें और जेडीयू की 16 सीटें थीं। इस समय शिवसेना उद्धव गुट एनडीए का हिस्सा नहीं है। आज की वर्तमान स्थिति को देखा जाए तो बीजेपी को टारगेट तक पहुंचने के लिए
दो बातें दिलचस्प हो जाती हैं। पहली बात ये कि ज्यादा से ज्यादा सीटों पर विपक्ष का एक उम्मीदवार खड़ा नहीं होना चाहिए और दूसरा, मल्टीपल कैंडिडेट खड़े होते हैं तो विपक्ष के वोटों का बंटवारा हो जाएगा, यानी कि विकेंद्रीकरण, और बीजेपी को इसका सीधा फायदा मिलेगा, जो कि काफी हद तक नजर भी आ रहा है। 173 सीटें इस बार भी हो सकती हैं बीजेपी का मजबूत किला। 2019 के चुनाव में बीजेपी को 303 सीटें मिली थी। इनमें से 95 सीटें ऐसी हैं जहां से बीजेपी पिछले 3 लोकसभा चुनावों के नतीजों में जीतती आ रही है, जबकि कांग्रेस के पास महज 17 सीटें ऐसी हैं जहां वो लगातार 3 बार से चुनाव जीत रही है। बीजेपी शायद इसलिए भी 370 प्लस की गारंटी दे रही है क्योंकि 173 सीटें ऐसी हैं जहां कम से कम 2 बार बीजेपी जीतती आ रही है। तो वहीं कांग्रेस के पास भी ऐसी 34 सीटें हैं जहां उसे 2 बार से लगातार जीत मिल रही है। इस लिहाज से 173 सीटें भाजपा का मजबूत किला साबित हो सकती हैं। मिशन साउथ से मिलेगा फायदा। बीजेपी के साथ साथ खुद पीएम मोदी भी मिशन साउथ पर काम कर रहे हैं। पीएम ने हाल ही में पहले लक्षद्वीप फिर केरल का दौरा किया था। वहां विकास परियोजनाओं की सौगात दी थी। राम मंदिर उद्घाटन से पहले पीएम तमिलनाडु के दौरे पर गए और मंदिरों में जाकर दर्शन किए। काशी तमिल संगमम से उत्तर से दक्षिण तक सांस्कृतिक बैरियर को तोड़ने का काम किया। पीएम ने महाराष्ट्र में भी अपना विजन साफ किया था। तो वहीं दूसरी तरफ हिमाचल प्रदेश पर भी ध्यान दिया जा रहा है। बीजेपी एक बार फिर क्लीन स्वीप की तैयारी में है हिमाचल प्रदेश में, और यूपी और उत्तराखंड को लेकर पूरी तरह आश्वस्त। 2019 के आंकड़े ये कहते हैं कि आम चुनावों में 303 सीटें बीजेपी के हिस्से में आई थी, और अब मौजूदा समय में हालांकि वोट परसेंटेज के अकॉर्डिंग तो बीजेपी का ग्राफ बढ़ा है, लेकिन कुछ जो राज्य हैं वो स्किप भी हुए हैं, कुछ राज्य उन्होंने अर्जित भी किए हैं। आपको क्या 67 सीटों का गणित समझ में आता है जो आप एक्सप्लेन कर पाएंगे? पहली बात तो ये कि मैं आपको बता दूं कि 2019 में तो तमाम सीफोलॉजिस्टों, अपने आप को चुनावी और राजनीतिक पंडित बताने वालों ने बीजेपी सरकार की विदाई तय कर दी थी कि 282 आई थी। इस बार 282 भी नहीं आएंगी क्योंकि सैचुरेशन पॉइंट पे पहुंच गए। उत्तर प्रदेश में 72 मिल गई हैं, यहाँ पर मध्य प्रदेश पूरा है, राजस्थान पूरा है, गुजरात पूरा है, तो अब और कहाँ से आएंगी? 282 की 303 हुई, कहाँ से हो गई? इसी से, जबकि उत्तर प्रदेश में कम हुई। कर्नाटक में पिछली बार भी आपको याद होगा कि विधानसभा चुनाव हारी थी और 28 में से 25 सीटें बीजेपी की आई थी तत्काल बाद जो लोकसभा का इलेक्शन हुआ। यही हाल छत्तीसगढ़ का हुआ था, यही हाल मध्य प्रदेश का हुआ था। वहाँ विधानसभा हारे थे, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तीनों राज्य हारे थे। ऐसा इस बार तो नहीं हो जाएगा कि कहीं विधानसभा जहाँ जीते हैं वहाँ राज्यसभाओं में कुछ कमी आ जाए? ये क्यों? इसके पीछे कोई लॉजिक आम चुनाव में, माफ कीजिएगा। हाँ, मतलब इसके पीछे कोई लॉजिक तो होना चाहिए ना। जहाँ हारे थे, जहाँ राज्य सरकार, राज्य विधानसभाओं में लोगों ने, नागरिकों ने, मतदाताओं ने एक तरीके से बीजेपी को नकारा था, वहीं नरेंद्र मोदी के नाम पर इतना खोल करके समर्थन दिया था। तो अभी तो राज्य विधानसभाओं में भी जब बीजेपी को समर्थन मिला है तो ये कोई, उसका कोई कारण नहीं है कि विधानसभा में दे दिया तो अब लोकसभा में नहीं देंगे, ऐसा कोई कारण नहीं है। और दूसरी एक बात, बड़ी बात से ये माननी चाहिए कि विकसित भारत की जो संकल्पना है नरेंद्र मोदी की, जिस तरीके से आप देखिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कहीं कोई किसी भी तरीके का संकट आता है, आज ये सच है कि नरेंद्र मोदी के इंटरवेंशन के बिना उसमें कहीं किसी तरीके का नहीं होता। मुझे आज एक ऐसा कोई दूसरा उदाहरण बता दीजिएगा। रूस और यूक्रेन का झगड़ा हो रहा है, 2 दिन के लिए नरेंद्र मोदी के कहने पे युद्ध विराम होता है। 2 दिन के लिए युद्ध विराम, क्योंकि मुझे अपने स्टूडेंट्स निकालने।
ऐसा दुनिया के इतिहास में कोई दूसरा उदाहरण हो तो मैं जानना चाहता हूँ कि मेरे ज्ञान में वो किया। अभी आपने देखा जिस तरीके से गल्फ वॉर में इसराइल के वॉर में क्या हुआ, वहाँ से निकाल के लाना, यमन से निकाल के लाना। और यही नहीं, छोटी सी टनल में अगर 17-18 मजदूर फंसे हुए हैं तो उनकी ज़िंदगी भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। ये नरेंद्र मोदी के शब्दों में नहीं कह रहा हूँ, जो एनडीआरएफ के जो डायरेक्टर हैं वो कह रहे हैं कि सुबह दोपहर शाम तीन बार दिन में मुझसे ये वो ली जाती थी इन्फॉर्मेशन, कहाँ तक पहुँचे, किस चीज़ की ज़रूरत है, क्या कमी है, ऑस्ट्रेलिया से मंगानी है वहाँ से मंगाऊंगा, आपको पूरी दुनिया में जहाँ से जो भी चीज़ चाहिए वो मंगवा के दूंगा, लेकिन ये मेरे श्रमिक बाहर निकलने चाहिए। तो ये जो कमिटमेंट है ना देश के एक एक नागरिक के प्रति, इसकी वजह से 370 कोई बड़ा लक्ष्य नहीं है। और आप ये बताइए सामने कौन है जिसको भारत की जनता नरेंद्र मोदी को छोड़ के उसको वोट देगी? बताए ना कौन है? ऐसा कौन सा टॉवरिंग पर्सनालिटी है जिसके नाम पे? उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, देश के अगर दिशा के हिसाब से इन तमाम राज्यों को इनकी गणना की जाए, लोकसभा सीटवार इनकी गणना की जाए, या यूं कहें कि इसके गणित को समझा जाए, तो आपको 2024 में बीजेपी की जो संकल्पना है 370 की संकल्पना, इसके रोड मैप को समझने में आसानी होगी। तब आपको पता चल पाएगा कि आखिरकार ये गणित आया कहां से। कहते हैं दल हो या सियासत, राज्य दर राज्य अगर इसके असर को समझा जाए तो ज्यादा आसानी हो जाती है। भाजपा के संकल्प 370 को भी समझने के लिए ऐसे ही समझिए। असल में उत्तर भारत और हिंदी पट्टी के राज्यों में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा में बीजेपी सरकार है। असम, गोवा, गुजरात, त्रिपुरा, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश में भी बीजेपी सरकार चला रही है। 5 राज्यों महाराष्ट्र, बिहार, नागालैंड, सिक्किम, मेघालय और पुडुचेरी में बीजेपी सत्तारूढ़ गठबंधन में है। कुल मिलाकर उत्तर भारत की 193 सीटों में से बीजेपी का 177 सीटों पर सीधा कब्जा है। उत्तर भारत में बीजेपी की स्थिति 2019 में बीजेपी ने कई राज्यों की सभी और कई राज्यों में लगभग सभी लोकसभा सीटें जीती। इनमें गुजरात की सभी 26, हरियाणा की 10, हिमाचल की 4, उत्तराखंड की 5 और दिल्ली की 7 सीटें जीती हैं, जबकि राजस्थान की 25 में से 24 सीटों पर ही जीत मिली। एक सीट पर सहयोगी दल को जीत हासिल हुई। बिहार की 17 सीटें, छत्तीसगढ़ की 11 में से 9 सीटें, जम्मू कश्मीर की 6 में से 3 सीटें, झारखंड की 14 में से 11 सीटों पर जीत मिली। मध्य प्रदेश की 29 में से 28 सीटों पर जीत मिली। वहीं महाराष्ट्र की 48 में से 23 सीटें, ओडिशा की 21 में से 8 सीटें, यूपी की 80 में से 62 सीटों पर जीत मिली। पश्चिम बंगाल की 42 में से 18 सीटों पर बीजेपी को जीत मिली है। उत्तर पूर्व भारत में बीजेपी की स्थिति पूर्वोत्तर के 8 राज्यों में 26 लोकसभा सीटें आती हैं, जो गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान जैसे प्रदेशों के बराबर हैं, जिनमें से 2014 के चुनावों में बीजेपी को महज 8 सीटों पर जीतने में कामयाबी मिली थी। 5 साल के बाद 2019 के चुनावों में बीजेपी इस आंकड़े को बढ़ाने में सफल रही। बीजेपी ने 15 सीटों पर जीत हासिल की और एनडीए को 18 सीटें मिली। नॉर्थ ईस्ट में त्रिपुरा की दोनों सीटों पर बीजेपी का होल्ड है। अरुणाचल प्रदेश की दोनों सीटों पर भी बीजेपी के ही सांसद हैं। पूर्वोत्तर के त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड में बीजेपी गठबंधन अपना दबदबा बनाए रखने में सफल रहा है।
असम में बीजेपी के 14 में से 9 सांसद हैं। बीजेपी पूर्वोत्तर में अपने सहयोगी दलों के सहारे क्लीन स्वीप करने के लिए राजनीतिक ताना बाना बुन रही है। इसमें असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा अहम रोल प्ले कर रहे हैं। दक्षिण भारत में बीजेपी की स्थिति। दक्षिण के 5 राज्यों में कुल 129 लोकसभा सीटें आती हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने इन सभी 129 सीटों में से सिर्फ 29 सीटों पर ही जीत हासिल की थी। हालांकि कर्नाटका में बीजेपी का सबसे अच्छा प्रदर्शन रहा था, जबकि बाकी चारों राज्यों में निराशा हाथ लगी। आंध्र प्रदेश में 25 लोकसभा, 11 राज्यसभा और 175 विधानसभा सीटें हैं, जहां बीजेपी का सिर्फ एक राज्यसभा सांसद है। केरल में 20 लोकसभा, 9 राज्यसभा सीटें हैं। यहां बीजेपी का एक भी सांसद या विधायक तक नहीं है। तमिलनाडु में 39 लोकसभा और 18 राज्यसभा सीटें हैं। यहां बीजेपी के 4 विधायक हैं। कर्नाटका में 28 लोकसभा, 12 राज्यसभा और 224 विधानसभा सीटें हैं। यहां बीजेपी के दक्षिण में सबसे ज्यादा 25 सांसद और 6 राज्यसभा सदस्य हैं, जबकि तेलंगाना में 17 लोकसभा, 7 राज्यसभा और 119 विधानसभा सीटें आती हैं। यहां बीजेपी के 4 सांसद और 1 विधायक है। इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि लोकसभा चुनावों के परिणामों में उत्तर भारत के कुछ राज्यों में बीजेपी की सीटें कम हो सकती हैं। ऐसे में उस नुकसान की भरपाई सिर्फ और सिर्फ दक्षिण भारत के राज्यों में ही संभव है। 2019 के लोकसभा चुनावों में इन राज्यों में बीजेपी का प्रदर्शन काफी खराब रहा था। आंध्र की 25 सीटों में बीजेपी का खाता भी नहीं खुल सका था, जबकि केरला में 0 पर ही बीजेपी बनी रही। लेकिन इस बार चुनाव से ऐन पहले केरल में सामाजिक समीकरणों को दुरुस्त किया जा रहा है। वहां बीजेपी क्रिश्चियन अल्पसंख्यकों पर फोकस कर रही है। पिछली बार तेलंगाना में बीजेपी को 4 सीटें मिली थी, जिसके चलते इस राज्य से उम्मीद जगी है। तमिलनाडु में 2021 के विधानसभा चुनाव में MIA-DMK के साथ गठबंधन में बीजेपी ने 4 सीटों पर जीत हासिल की थी। तमिलनाडु में लोकसभा की 39 सीटें आती हैं। तमिलनाडु में सभी दल इस समय तमिल सेंटिमेंट्स की बात कर रहे हैं, जबकि बीजेपी वन नेशन और राष्ट्रवादी के फॉर्मूले पर फोकस किए हुए है। दक्षिण भारत में केरल, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पुडुचेरी, लक्षद्वीप में कुल मिलाकर 131 सीटें हैं। 2019 के चुनाव में बीजेपी सिर्फ 30 सीटें ही जीत सकी थी। ऐसे में बीजेपी के नेतृत्व का मानना है कि अगर साउथ में बढ़त मिलती है तो टारगेट को पाने में बेहद आसानी होगी। 2019 के आम चुनाव असल में कई चुनावों से बहुत अलग थे, कई सारे आम चुनावों से अलग थे। और अगर आप 2024 में भाजपा की संकल्पना को समझना चाहते हैं तो इसका सटीक जरिया है कि 2019 के आम चुनावों के विश्लेषण को आप समझें, क्योंकि यही विश्लेषण 2024 के आम चुनावों में भाजपा की संकल्पना का आधार है। अब की बार 400 2014 के आम चुनावों के 5 सालों के बाद 2019 के आम चुनाव न अपने आप में बहुत कुछ बयां करते हैं, बल्कि 2014 की करिश्माई जीत के बाद बीजेपी के सामने जनाधार को न सिर्फ दोहराने बल्कि सशक्त करने की चुनौती थी। साथ ही देश में ताजा तरीन गद्दी से उतरी कांग्रेस के सामने
सत्ता दोबारा अर्जित करने की उम्मीद। लेकिन जो हुआ उसने न सिर्फ कई पूर्वानुमानों को धराशायी किया, बल्कि देश के वोटिंग ट्रेंड को स्टडी करने वालों को भी कुछ चौंका दिया। 2019 के चुनावों में एनडीए 352 सीटों पर काबिज हुई। बीजेपी ने अकेले 303 सीटें अर्जित की। यूपीए के खाते में 92 सीटें गईं, जबकि कांग्रेस ने अकेले 52 सीटों पर जीत हासिल की। 2019 के चुनावों में सपा और बसपा के गठबंधन में 15 सीटें हासिल हुई। टीएमसी को 22, टीआरएस 9, एनसीपी के खाते में 5, जबकि सपा अकेले महज 5 सीटों पर जीती। सीपीआईएम 3, आम आदमी पार्टी महज 1 सीट, जेडीएस के खाते में 1 सीट गई, तो वहीं एआईएडीएमके के पास भी 1 ही सीट गई। संयुक्त तौर पर गठबंधनवार इस आंकड़े को अगर समझा जाए तो इस बार बीजेपी 2019 की तुलना में ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ सकती है, क्योंकि पिछली बार की तुलना में इस बार उसके सहयोगी दलों की संख्या कम हो गई है। 2019 में बीजेपी का पंजाब में शिरोमणि अकाली दल, महाराष्ट्र में शिवसेना जो कि अब उद्धव गुट है, तमिलनाडु में एआईएडीएमके और राजस्थान में हनुमान बेनीवाल की पार्टी आरएलपी के साथ अलायंस था। हालांकि महाराष्ट्र में शिवसेना का शिंदे गुट और एनसीपी का अजीत गुट बीजेपी के साथ आ गया है, और इसीलिए महाराष्ट्र में बीजेपी की स्थिति मजबूत मानी जा रही है, और इसका रिफ्लेक्शन संकल्प 370 पर भी नजर आएगा। अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार।